नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को बदल दिया गया है। वैसे तो देश भर में 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, कुछ इधर उधर गए हैं, लेकिन कोश्यारी के बहाने आज हम महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और उस पर जिस भी पार्टी का कब्जा होगा उसके हाथ में बहुत कुछ कॉरपोरेट जगत का लग जाता है। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी, मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि आर्थिक राजधानी पर विपक्षी दलों का कब्जा हो जाए। एक दूसरा, महाराष्ट्र की राजनीति देश की राजनीति को, उसकी दशा दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तीन, 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र में पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराना बहुत जरूरी है अगर वो अपनी सीटों की संख्या पिछली बार की 302 के आसपास रखना चाहते हैं। और तमाम सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी की वहां हालत खस्ता है। खुद अपने दम पर उनको चुनाव लड़ना है, शिवसेना उनके साथ नहीं है और ऐसे में उसकी स्थिति और खराब हो सकती है। पिछली बार देखिए 48 विधानसभा लोकसभा की सीटें, 48 में से बीजेपी को 23 और उनके सहयोगी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो एक पूरी शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे तब मिले हुए थे आपस में, एक ही शिवसेना के अंग थे, और 18 यानी कुल 41 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और क्या वो 23 सीटों पर भी विजय हासिल कर पाएगी या संख्या और कम हो जाएगी? इंडिया टुडे का जो सर्वे है संख्या और कम बता रहा है। यह खतरे की स्थिति है बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में। तो भगत सिंह कोश्यारी को हटा दिया गया तो पहला कदम बीजेपी ने रेक्टिफाई करने के लिए, कोर्स करेक्शन के लिए उठाया है। वैसे तो लोग कहते हैं कि कोश्यारी को पहले ही हटा देना चाहिए था, जब उन्होंने छत्रपति महाराज शिवाजी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद वो दलित नेताओं को लेकर उनका बयान सामने आया, इतने पर भी नहीं रुके, फिर एक तीसरा बयान सामने आया जिसमें कहा कि गुजरात और राजस्थान के अगर मारवाड़ी और बिजनेसमैन मुंबई की मदद नहीं करें तो मुंबई के लोगों की हालत खराब हो जाए। तभी हटा दिया जाना चाहिए था, हटा दिया गया। तो क्या इससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना और विपक्ष को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का मौका मिला है? उनकी असल में यह जीत हुई है जो कि भगत सिंह कोश्यारी को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, या फिर बीजेपी को लग रहा है कि आम जनता के बीच वो मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए कि देखिए शिवाजी महाराज का अपमान उनकी खुद की पार्टी भी नहीं सहेगी और चूंकि राज्यपाल ने ऐसा किया इसलिए हमने हटा दिया। तो कुछ नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी और नाराजगी दूर करने में बीजेपी कितना कामयाब होगी ये देखना दिलचस्प है। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीएमसी के चुनाव कराने के लिए बीजेपी सहमत हो जाएगी? दरअसल बीएमसी के चुनाव में बीजेपी की पूरी राजनीति रणनीति अटकी हुई है। एकनाथ शिंदे के साथ जो शिव सैनिक आए थे उनमें खलबली सी है। कोई मंत्री पद के लालच में आया था, कोई उनके इलाके में पोस्टर लग गए हैं कि 5 खोके यानी 50 करोड़ रुपए के आरोप लग चुके हैं कि साहब इतने खोके वाले हैं ये नेता, और कुछ वापस उद्धव ठाकरे कैंप में जाना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी नरवी के संकेत दिए हैं। अब ऐसे में अगर बीएमसी का चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी जीत जाती है, जिन्होंने प्रकाश आंबेडकर से भी समझौता किया है, जिनका कांग्रेस के साथ भी समझौता है, जिनका शरद पवार की एनसीपी के साथ भी समझौता है, तो ये बीजेपी के लिए दोहरा तीसरा झटका होगा। और अगर बीएमसी का चुनाव बीजेपी जीत नहीं पाती है तो एकनाथ शिंदे के गुट में जो शिव सैनिक आए उनमें भगदड़ मच जाएगी, वो वापस जाना शुरू कर देंगे उद्धव ठाकरे के पास, तो बीजेपी के हाथ में कुछ लगेगा नहीं। एक दूसरा, अपने आप जनता में चला जाएगा। अब चाहे चुनाव आयोग कोई फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे, अपने आप जनता में चला जाएगा कि असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे की है, असली शिवसेना की जो जड़ें हैं वो उद्धव ठाकरे के पास हैं। और इससे बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। जगह जगह इलाके में, मराठवाड़ा से लेकर मुंबई से लेकर इवन थाने के इलाके में भी और कोंकण में भी उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर शिव सैनिक एक साथ एकमुश्त वोट उद्धव ठाकरे को देना शुरू कर सकते हैं। इस बात की आशंका को लेकर भी बीजेपी घबराई हुई है।
अब आप कहेंगे बीजेपी का हिंदुत्व देश भर में चल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी का हिंदुत्व चल जाएगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों चीजें चलेंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व है वो इससे बड़ा होता दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा इसलिए हो रहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व ब्राह्मण, उच्च वर्ण, सवर्णों तक सीमित हो गया है। देवेंद्र फडणवीस भी सवर्ण हैं, जिनको पिछली बार सीएम बनाया गया था, इसको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो इससे दलितों और ओबीसी में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। जबकि उद्धव ठाकरे ने बड़ी चतुराई से अपने हिंदुत्व का विस्तार ओबीसी के वर्गों में किया है, दलित वर्गों में किया है, यहां तक कि उनका हिंदुत्व मुसलमानों तक में फैला है। और चूंकि वो कांग्रेस के साथ हैं, चूंकि वो शरद पवार के साथ हैं, जिनका मुसलमानों के प्रति बीजेपी के मुकाबले सॉफ्ट रुख रहता है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उग्र शिव सैनिक, उग्र हिंदुत्व, मारदार करने वाले, यूपी के भैया, बिहार के भैयाओं को भगाने वाले, वैसे उद्धव ठाकरे नहीं रह गए हैं, सॉफ्ट हैं। तो इससे भी बीजेपी कैंप में खलबली सी मची हुई है और चीजें उनके साथ जाती हुई दिख नहीं रही। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने कभी प्लान बी पर सोचा नहीं, प्लान ए पर ही सोचती रही कि एकनाथ शिंदे को तोड़ लेंगे, एकनाथ शिंदे साथ आ जाएंगे, शिवसेना टूट जाएगी, फिर उसके बाद कांग्रेस की भी बारी आ जाएगी, कांग्रेस के लोग भी टूट जाएंगे और हम बीएमसी पर कब्जा कर लेंगे। और बीएमसी पर कब्जा करने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है उस पर हम तोड़ देंगे, वो टूट जाएगी। और बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे हारे तो फिर उनकी जो महाविकास अघाड़ी में भी टूट फूट पड़ जाएगी। लेकिन ये सब नहीं हुआ, उल्टा महाविकास अघाड़ी एकमुश्त हुई है, एक साथ आई है और इनका जो कंबाइंड वोट है वो 48% माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, अगले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और अब बीएमसी चुनाव कब कराना है उसके संदर्भ में तीन मोर्चे पर उलझना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस कैंप में भी बिल्कुल सब अच्छा ही अच्छा, चंगा ही चंगा हो ऐसा नहीं है। वहां के जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं थोराट, वो नाराज हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा ये कहकर दिया कि जो नाना पटोले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उनके खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, वो बिल्कुल एक तरह से अराजक तत्व टाइप जैसी हरकतें करते हैं और इससे नाराज होकर इस्तीफा दिया है। कहा जा रहा है कि नाना पटोले की तो जो पृष्ठभूमि बीजेपी की है और थोराट वापस बीजेपी में जा सकते हैं और अपने साथ कुछ लोगों को ले जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के कैंप में भी एक खलबली का माहौल है। हो सकता है भगत सिंह कोश्यारी को बदलने के बाद अब दूसरे कदम के रूप में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में ले आए और कोई ओबीसी नेता वहां कमान संभालने के लिए भेज दिया जाए, ताकि उद्धव ठाकरे का जो हिंदुत्व का वोट बैंक का विस्तार ओबीसी वर्ग में हो रहा है उसे रोका जाए, उसे थामा जाए। एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को भी सेटिस्फाई करने के लिए कुछ मलाईदार पद दिए जा सकते हैं। तो क्या इस तरफ बीजेपी चलेगी या फिर चीजें और ज्यादा उलझती चली जाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र की राजनीति, मैंने कहा कि देश की दशा दिशा, विपक्ष की राजनीति की दशा दिशा को बदल सकती है, इसलिए क्योंकि यह कहा जा सकता है कि साहब जब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए, वो एक साथ मिलकर 2-1 साल सरकार चला सकते हैं, अभी भी एक हो सकते हैं, तो बाकी राज्यों में आपसी मतभेद, आपसी मनभेद बुलाकर गैर विपक्षी पार्टियां क्यों एक नहीं हो सकती, क्यों एक मंच पर नहीं आ सकती। और इसमें शरद पवार एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि शरद पवार कब, कहां, कैसे पलटी मार जाएं इसका भी कोई भरोसा नहीं, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। इंस्टाग्राम पर भी मैं जल्द आऊंगा, उसके बारे में जल्दी आपको सूचना दूंगा। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।